So, very good morning to all of you. Welcome to चिन्मय ट्यूटोरियल. गाइस, हम लोग यहाँ पे मैराथन चला रहे हैं जिसमें आप लोग को शॉर्ट क्विक रिवीजन्स मिल रहा है. टॉपिक सारे कवर्ड है, बस थोड़ा सा क्विक रिवीजन है जिसको आप लोग एंड मूवमेंट पे लास्ट टाइम पे सब कुछ पढ़ के जाओ. इसमें क्या होगा कि आपकी 10 आवर्स की वीडियोस है जिसमें आप लोग इतने जो 100 आवर्स का पूरे कोर्स है वो 10 आवर्स पे कवर कर दोगे. तो इसको लास्ट मिनट में देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. बाकी तो आप लोग पढ़ ही रहे हो सब कुछ अच्छे से, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. तो देखो, आज हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं. आज मैं आप लोग को क्या पढ़ा रही हूँ, चैप्टर्स रेरा 2016 का एक्ट है. मैंने आपको बताया भी था, नया एक्ट है और इसमें कहीं ना कहीं सीएस का स्कोप ओपन होता है. रेरा 2016 में आया था और नया एक्ट है. पहली बार ऐसा एक्ट आया था जो बिल्डर्स को रेगुलेट करता है. इससे पहले बिल्डर्स को कोई भी रेगुलेट नहीं करता. तो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड एक्ट है. 2016 में पास हुआ था लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 1 साल लग गया था और 2017 में ये आ गया था. आपको पता है हर स्टेट का अपना एक रेरा होता है. तो अपना एक रेरा होता है तो हर स्टेट को अपना एक अलग से एक्ट बनाया गया. जैसे राजस्थान है तो इसमें क्या है, राज रेरा है. तो देखो 10 मार्च को ये राज्यसभा में पास हुआ था, फिर लोकसभा, फिर प्रेसिडेंट की कंसेंट. इसमें टोटल 59 सेक्शन आ गए थे 92 में से. 1 मई को ये पूरा का पूरा इफेक्टिव में आ गया था. डॉक्टर गिरिजा व्यास ने इनमें बहुत काम किया है. ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड है और रेरा आप लोगों के स्कोप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे राजस्थान का राज रेरा है, महाराष्ट्र का महारेरा है और हर स्टेट को 1 साल दिया गया था रेरा बनाने के लिए और आप देख रहे हो ज्यादातर स्टेट्स ने बना भी दिया था. ये हमारे राजस्थान के रेरा की साइड है. फिर मैंने आपको कुछ रीजंस बताए थे कि रेरा क्यों आता है. क्योंकि हमारा घर हमारा सपनों का आशियाना है जिसको बिल्डर नाटक करके देता है, दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा. भाई कब देगा हमारे सपनों का आशियाना. तो बिल्डर ऐसा डिले ना करे इसीलिए रेरा है. दूसरा रीजन, बिल्डर हमारे पैसे को कहीं और लगा देता है. तो ऐसे में बिल्डर रेरा को, हम लोग रेरा के मदद से बिल्डर पे ये रेगुलेशन लगा दे सकते हैं कि भाई हमारा पैसा सिर्फ और सिर्फ हमारी बिल्डिंग में लगाया जाए और कहीं रेगुलेट ना किया जाए. उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या थे इस एक्ट के. तो देखो इसके ऑब्जेक्टिव थे फास्ट आरएससी पीजी. फास्ट आरएससी पीजी. फास्ट का एक्ट था फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म. ए का मतलब क्या था, अकाउंटेबिलिटी. एस का मतलब क्या था, सिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन. और टी का मतलब क्या था, ट्रांसपेरेंसी. फास्ट, एफ का मतलब फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म. ए का मतलब अकाउंटेबिलिटी, एस का मतलब सिमेट्री, टी का मतलब ट्रांसपेरेंसी. आरएससी क्या होता है, रेगुलेटरी ओवरसाइट मैकेनिज्म टू एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट. एस का मतलब देखो, रेगुलेटरी ओवरसाइट का मतलब हर चीज रेगुलेट करेगा रेरा. एस का मतलब हर चीज स्टैंडर्ड वाइज होनी चाहिए और सी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए इसका. पीजी का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनलिज्म और गुड गवर्नेंस. तो हर चीज प्रोफेशनलिज्म हो और गुड गवर्नेंस के हिसाब से हो. तो ये एक बार आप ऑब्जेक्टिव देख लो, फास्ट आरएससी पीजी. अब रेरा के क्या एडवांटेज है. तो रेरा से लिटिगेशन केसेस में तारीख पे तारीख नहीं होगी क्योंकि अब मिनी कोड बन चुका है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बन चुकी है. मोर ट्रांसपेरेंसी रहेगी, हर चीज पब्लिक को भी पता होगी और हमें भी पता, मतलब बिल्डर्स और पब्लिक दोनों को पता हो. प्रॉपर प्रोजेक्ट की प्लानिंग होगी. अब बिल्डर्स जो दे दूंगा वो नहीं करेंगे. टाइमली कंपनसेशन, बेटर कस्टमर मैनेजमेंट, बिल्डर और लोगों का रिलेशन भी नहीं खराब होगा. और साथ में बाहर के लोग भी इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अब कुछ डेफिनेशन हमने पढ़नी थी. जैसे कि सबसे पहले रियल एस्टेट प्रोजेक्ट क्या होता है. तो देखो, जिस प्रोजेक्ट पे बिल्डर काम कर रहा होता है उस प्रोजेक्ट को बोलते हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. जो बिल्डर होता है उसको यहाँ पे प्रमोटर बोला जाता है. और बिल्डर खुद तो घर नहीं बेचेगा तो वो किसी की मदद लेगा जिसको हम लोग मेडिएटर बोलते हैं. तो वो होता है रियल एस्टेट एजेंट. और जिसको घर बेचा जाता है वो होते हैं हमारे अलॉटीज. अब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होता क्या है. तो पूरी की पूरी बिल्डिंग बनाना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है. बिल्डिंग कंसिस्टिंग अपार्टमेंट, आज का फ्लैट सिस्टम जो चल रहा है उसको भी प्रोजेक्ट बोला जाता है. कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, पहले घर था, घर तोड़ के अपार्टमेंट बनाना, ये भी क्या है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. डेवलपमेंट ऑफ लैंड, प्लॉट और अपार्टमेंट, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. रियल एस्टेट प्रोजेक्ट क्या होता है, डेवलपमेंट, पूरी की पूरी बिल्डिंग बनना. बिल्डिंग कंसिस्टिंग अपार्टमेंट,
कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग बिल्डिंग और पार्ट देयर इनटू अपार्टमेंट और डेवलपिंग ऑफ लैंड इनटू प्लॉट और अपार्टमेंट, ये हमने पढ़ लिया। ये सिर्फ जमीन काटना या फिर घर छोटे छोटे जैसे हमारे स्टेट गवर्नमेंट काटती है उसको भी क्या बोलेंगे, बिल्डिंग बोलेंगे, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बोलेंगे। रियल एस्टेट एजेंट कौन होता है, ये एक ऐसा बंदा होता है जो नेगोशिएट करता है दोनों के बीच में और दोनों के बीच में डीलिंग करवाता है। आगे चलो, रियल एस्टेट एजेंट क्या होता है, मीन्स एनी पर्सन हु नेगोशिएट और एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ वन पर्सन द ट्रांजेक्शन, प्लॉट, अपार्टमेंट, बिल्डिंग और एज अ केस में सेल करवा सकता है, ठीक है, और इसके बदले में वो क्या चार्ज करेगा, फीस चार्ज करेगा। इसमें इंक्लूड करेंगे प्रेडिसेसर, इसको मेडिएटर भी बोलते हैं, पर्सपेक्टिव बायर और सेलर को ये मिलाता है और नेगोशिएट कराता है परचेज और सेल, ठीक है। इसको डीलर भी बोलते हैं, ब्रोकर भी बोलते हैं, मिडल मैन भी बोलते हैं, चाहे आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। अब क्या होता है, बिल्डिंग स्टार्ट करने के लिए हमें एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, इसको बोलते हैं कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। तो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या होता है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट को बिल्डिंग परमिट भी बोला जाता है, कंस्ट्रक्शन परमिट भी बोला जाता है, चाहे वॉट एवर नेम आप ये बोल सकते हो। अथॉरिटी इशू करते हैं और परमिट करते हैं कि आप प्रमोटर को कि हाँ आप इस मूवेबल प्रॉपर्टी पे काम कर सकते हो एज पर द सैंक्शन प्लान। इस तरीके से आपका सैंक्शन प्लान होता है, ये आप दिखाते हो और फिर रेरा आपको क्या देता है, आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट काम पूरा हो जाने के बाद मिलता है। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट और अदर सर्टिफिकेट, इसको किसी भी नाम से बोल सकते हो। इशू बाय कॉम्पिटिंग अथॉरिटी सर्टिफाइड दैट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हैज बीन डेवलप अकॉर्डिंग टू द सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान एंड स्पेसिफिक एज पर द लोकल लॉ। तो जैसा बोला गया बिल्कुल वैसा ही बना है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट कौन इशू करता है, रेरा इशू करता है, अगर आपने जैसा बोला था अगर प्रोजेक्ट वैसा ही बना। अब एक आता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं होता कि उसमें अब लोग रह सकते हैं। अभी क्या होगा, अगर लोगों को रखना है तो उसमें एक सर्टिफिकेट और लगता है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। इसका मतलब होता है कि आपने सारी बेसिक फैसिलिटी भी उसमें प्रोवाइड की है, मीन्स ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और अदर सर्टिफिकेट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, इशू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी परमिटिंग ऑक्यूपाइड बाय अंडर एनी लॉ अंडर द प्रोविजन ऑफ सिविल। आपने उसमें पानी की फैसिलिटी कर दी, सैनिटाइजेशन की कर दी, इलेक्ट्रिसिटी की कर दी। डिफरेंस क्या होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होता है और ये बोला जाता है कि आपने बिल्डिंग कंप्लीट कर दिया एज पर द सैंक्शन प्लान। फिर आता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का मतलब होता है आप उस बिल्डिंग में आप लोग रह सकते हो, आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है जैसे वाटर, सैनिटाइजेशन और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट शो करता है कि आपने बिल्डिंग बना दी है एज पर द अप्रूव्ड प्लान। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट शो करता है कि बिल्डिंग में बेसिक सर्विसेज है जैसे वाटर, लिफ्ट, सैनिटाइजेशन, ये सब अवेलेबल है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट सबसे पहले इशू होता है जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कब इशू होता है, जब उसमें आपने बेसिक फैसिलिटीज करवा दी होती है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अच्छा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट पे डिपेंड नहीं होता, लेकिन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे डिपेंड होता है। अब फिर कुछ डेफिनेशन है। रेरा में कॉमन एरिया क्या है, देखो जिस जमीन पे आप लोग रह रहे हो उसमें अगर मान लो फ्लैट्स बने हुए तो नीचे का जो कॉमन बेसमेंट है वो कॉमन एरिया होता है। ऐसे स्टेयर्स, लिफ्ट, लॉबी, ये सब कॉमन एरिया माने जाते हैं। कॉमन एंट्रेंस, कॉमन बेसमेंट, टेरेस, पार्क, प्ले एरिया, ठीक है। जिस जगह पे वॉचमैन रह रहा है, वार्ड स्टाफ रह रहा है, ये भी क्या माना जाता है, कॉमन एरिया माना जाता है। इंस्टॉलेशन ऑफ सेंट्रल सर्विस सिस्टम जैसे गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी अगर सर्विसेज आपको दे रहे हैं तो ये भी कॉमन एरिया माना जाता है। वाटर टैंक, स्लम, मोटर फैन, डक्टिंग और कम्युनिटी एंड कमर्शियल फैसिलिटी, ये भी क्या माना जाता है, कॉमन एरिया माना जाता है। ये किसी के नाम पे रजिस्टर नहीं होता है, कॉमन है, सब यूज कर सकते हैं। कॉमन एरिया का मतलब होता है कॉमन एंट्रेंस, ये हमने पढ़ लिया। अब आता है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया होता है आपके घर के अंदर का एरिया। घर के अंदर का एरिया मतलब अगर आपके घर की दीवारें बाहर की दीवारों से टच हो रही है तो वो कारपेट एरिया नहीं होगा, क्योंकि उसको आप यूज नहीं कर सकते। आप कारपेट एरिया होता है अंदर अंदर का एरिया। कारपेट एरिया मीन्स द नेट यूजेबल फ्लोर एरिया ऑफ एन अपार्टमेंट, जो आप लोग सच में यूज करते हो खुद के लिए। कारपेट एरिया डज नॉट इंक्लूड एरिया कवर्ड बाय द एक्सटर्नल वॉल्स, बाहर की दीवारों को कारपेट एरिया नहीं माना जाता। एरिया अंडर सर्विस स्टाफ, जहाँ पे सर्विस स्टाफ रह रहा है उसको भी कारपेट एरिया नहीं माना जाता, वो तो कॉमन एरिया है ना, सर्विस स्टाफ जहाँ पे रह रहा है, वॉचमैन वगैरह। बालकनी और वरेंडा, ऐसी बालकनी और वरेंडा जो कॉमन है वो कारपेट एरिया नहीं है। ओपन टेरेस एरिया कारपेट एरिया नहीं माना गया।
कारपेट एरिया कवर्ड बाय द इंटरनल, लेकिन अंदर की दीवारें, अगर जैसे आपके 3 BH का फ्लैट है तो अंदर जितनी भी दीवारें होगी वो कारपेट एरिया माना जाएगा, लेकिन जो दीवारें बाहर को कवर करी है वो कारपेट एरिया नहीं। बालकनी वो आ रही है जो कॉमनली सबके लिए यूज हो रही है, उसको कारपेट एरिया नहीं माना जाएगा। ओपन टेरेस एरिया भी सबके लिए होता है तो इसलिए कारपेट एरिया नहीं माना जाता। अब यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसको बोला गया, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि हर स्टेट का अपना रेरा है। तो देखो यूटीज अगर लेजिस्लेशन के बिना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी। अब पुडुचेरी और दिल्ली की खुद की गवर्नमेंट है तो यूटी ऑफ पुडुचेरी, मतलब यूटी की जो उसकी जो गवर्नमेंट है वही संभालेगी। दिल्ली का लिए हमने बनाया सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, और स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट बोला गया। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, कि देखो ये एक्ट आया था 1 मई 2016 को इफेक्टिव में। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने इसके लिए नोटिफाई कर रखे हैं रूल्स, 6 मंथ्स में इसको नोटिफाई करने थे, मतलब 1 अप्रैल 2016 में एक्ट आया था तो 6 महीने में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने इसको रूल्स नोटिफाई कर दिए। आपको एक रेरा बनाना था, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, कितने सारे टाइम में, 1 ईयर में हर स्टेट को अपना, जो कि हो गया 30 अप्रैल 2000। जब तक आप लोग अपना रेरा नहीं बनाते रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट कर लो जो कि हाउसिंग सेक्रेटरी के होंगे, वो इंटरिम रेगुलेटरी अथॉरिटी होंगे, जब तक रेरा का काम वो देखेंगे जब तक आप लोग बनाते नहीं हो। फिर आपको एक अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाना पड़ेगा जिसको हम लोगों ने रीट बोला है 1 साल के अंदर अंदर। वो रीट क्या है, रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल, और 30 अप्रैल तक आपको बनाना पड़ेगा। अगर जब तक आप नहीं बनाते तब तक किसी भी और एक्ट के अंदर कोई भी अथॉरिटी चल रही है वो काम करेगी। रेरा और रीट दोनों में ही कौन बैठेंगे, चेयरपर्सन और मेंबर्स बैठेंगे, उनके अंदर सिलेक्शन, और इनको अपॉइंट कौन करेगा, इनको अपॉइंट करेंगे इनके एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, स्टेट्स की स्टेट गवर्नमेंट होगी। यूटी विदाउट लेजिस्लेशन सीजी होगा, और यूटी विथ लेजिस्लेशन कौन होगा, जैसे पुडुचेरी की तो पुडुचेरी होगा, ठीक है। और सिलेक्शन कमेटी रिकमेंड करेगी और उस रिकमेंडेशन से हमें क्या बनाना है, रेरा बनाना है। हर स्टेट और यूटीज का में रेरा बनेगा और वो क्या करेगा, उस स्टेट और यूटीज का क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर और परफॉर्म करेगा सच अदर फंक्शन। 2 स्टेट का एक रेरा भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है जैसे कि गोवा वगैरह है जिसमें ज़्यादा काम नहीं है तो वो मुंबई के साथ भी जुड़ सकता है। और एक स्टेट जैसे राजस्थान बहुत बड़ी है तो उसमें 2 रेरा की जरूरत है तो 2 रेरा भी बन सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, देखो अगर आप लोग रेरा है आपके स्टेट में तो आपको सबसे पहले उसके लिए क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। जब तक आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तब तक आप किसी भी तरीके की एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, मार्केटिंग नहीं कर सकते, फ्लैट्स को बुकिंग नहीं करवा सकते, फ्लैट को बेच नहीं सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और ना ही किसी को बोल सकते हो कि परचेज करो इन्वेस्टमेंट के लिए, जब तक आप रेरा से परमिशन नहीं ले लेते। मतलब आप ये सारे काम नहीं कर सकते जब तक आप रेरा से परमिशन नहीं ले लेते। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। सबसे पहला, अगर एरिया ऑफ लैंड 500 स्क्वायर मीटर्स का है, मतलब ज़्यादा बड़े फ्लैट्स नहीं है, छोटे से फ्लैट्स अगर आप बना रहे हो तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। नंबर ऑफ अपार्टमेंट फ्लैट्स, आप लोगों ने 8 फ्लैट बनाए तो 8 फ्लैट्स में भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होती। अगर रेरा आने से पहले, जैसे कि क्या हुआ था, देखो रेरा 2016 में आया था, अगर आपका कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा था उस टाइम पे और आपने उसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वो कंप्लीट हो चुका है। पुरानी बिल्डिंग को रिपेयर कराना, रीडेवलपमेंट कराना, रिनोवेट कराने के लिए रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई फ्लैट्स होते हैं ना रिपेयर वगैरह कर जाते हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। बस याद रखना, रिपेयर कराने की वजह से आपने उसको सेल नहीं किया और उसमें कोई भी नए फ्लैट्स नहीं बने हो, नए अलॉटमेंट नहीं हो, ठीक है, मतलब सेल करने के लिए आप लोगों ने नहीं बनाया। एप्लीकेशन लगानी पड़ती है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो कैसे लगाना पड़ेगा, एप्लीकेशन लगेगी आपके पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के पास या फिर जो भी एप्रोप्रिएट आपकी गवर्नमेंट होगी। प्रिस्क्राइब फॉर्म में लगेगी, प्रिस्क्राइब फी के साथ लगेगी और प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जैसे अपने जयपुर में जेडी है तो आप जेडी के पास जाओगे, प्रिस्क्राइब फॉर्म लगाओगे, प्रिस्क्राइब फीस लगाओगे, प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट लगाओगे। अब ये डॉक्यूमेंट्स क्या है, तो सबसे पहले नेम, एड्रेस एंड टाइप, आपका नाम पूछा जाएगा, आपका एड्रेस पूछा जाएगा और आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, टाइप ऑफ बिजनेस वो पूछा जाएगा। आपका साथ आपकी फोटो भी लगेगी। पिछले 5 साल में आपने कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च किए वो बताना पड़ेगा, उनका क्या वो कंप्लीट हो गए, करंट स्टेटस क्या चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग डिले कर रहे हो।
पेंडिंग तो नहीं है, किस तरीके की जमीन है आपकी, और पेमेंट पेंडिंग, ऐसा तो नहीं आप लोगों ने लोगों से पेमेंट ले रखा है या फिर किसी लोगों को पेमेंट नहीं दे रहे। सारी ऑथेंटिकेटेड कॉपी आपसे लगेगी कंप्लीशन सर्टिफिकेट वगैरह की। आपने अगर सैंक्शन प्लान बना रखा है, लेआउट प्लान बना रखा है, स्पेसिफिकेशन बना रखा है, तो उसकी कॉपी लगेगी। प्लान फॉर डेवलपमेंट वर्क टू बी एग्जीक्यूटेड इन द प्रोजेक्ट एंड फैसिलिटी, आप क्या क्या फैसिलिटीज देने वाले हो, फायर फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर, इमरजेंसी, वो लगेगी। लोकेशन की डिटेल आपसे पूछा जाएगा कि आप लोग कौन सी जमीन पे क्या बना रहे हो, तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड मतलब नक्शा पूछा जाएगा उस जमीन का। किस तरीके की जमीन है, आप लोग कैसे सेल कर रहे हो, मतलब कई बार क्या होता है जेवी होती है, कई बार जेडी अप्रूव होती है, कई बार जेडी अप्रूव नहीं होती है। ठीक है, कितने अपार्टमेंट बना रहे हो, कितने फ्लैट्स बना रहे हो, क्या एरिया होगा, कितनी एक्सक्लूसिव बाउंड्री होगी, कितना टेरेस होगा, क्या ये ऐसा तो नहीं टेरेस पे आप पेंट हाउस बना रहे हो, ओपन टेरेस एरिया रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो। नंबर एंड एरिया ऑफ गैरेज फॉर सेल, अगर नीचे आप लोग गैरेज वगैरह बना रहे हो तो वो कितने बना रहे हो और सेल करोगे कि नहीं करोगे। कौन कौन आपके रियल एस्टेट एजेंट हैं जिसकी मदद से आप प्रॉपर्टी सोल्ड आउट कराने वाले हो। आपके कंस्ट्रक्टर कौन है, आर्किटेक्टर कौन है और इंस्ट्रक्टर कौन है। एक सेकंड, आपके कंस्ट्रक्टर कौन है, आर्किटेक्टर कौन है, इंस्ट्रक्टर कौन है, उनसे भी पूछा जाएगा। तो ये सारी डिटेल देखो बेसिक डिटेल है, जब भी आप लोग रजिस्ट्रेशन लेने जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा। क्लियर। आपसे एक एफिडेविट भी साइन कराया जाएगा, प्रमोटर साइन करेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ और इसमें मैंने कोई भी गड़बड़ नहीं की है। तो लीगल टाइटल ऑफ लैंड, वैलिड डॉक्यूमेंट एंड अमाउंट ऑफ अनादर, आप ये बोलोगे कि जमीन मेरी है, इस पे मेरा वैलिड टाइटल है और इससे जुड़े हुए सारा काम मेरा है। फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस, इसमें किसी भी तरीके का बर्डन नहीं है। कितने टाइम पीरियड में मैं काम करके दूंगा। ठीक है, अच्छा अगर बर्डन हो, मतलब कई बार होता है ना आप लोगों ने लोन वोन ले रखा है, वैसे लेना नहीं चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टी भी बिकती नहीं है, लेकिन अगर ले रखा है तो किससे ले रखा है, कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रखा है, उस पार्टी का नाम बता दो। कितने टाइम में आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दोगे। 70% ऑफ अमाउंट रिसीव फ्रॉम अलॉटी, अलॉटी से मैक्स टू मैक्स आप लोग 70% यूज करके लोगे और फिर उसी प्रोजेक्ट के लिए यूज करोगे। मतलब अलॉटी से जितना भी पैसा आप लोगे उसका 70% उस प्रोजेक्ट में यूज करोगे। पेंडिंग अप्रूवल शेल बी टेकन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन टाइम, अगर आपकी कोई अप्रूवल अथॉरिटी की पेंडिंग है तो वो भी आप बताओगे कि ये पेंडिंग है। और अदर डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये सब कुछ आपको एफिडेविट में बोलना पड़ेगा। मतलब गीता पे कसम खाने वाले भाई दिन गए, जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं, अब तो एफिडेविट पे आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप झूठ बोलते हो पेनल्टी लगेगी आप पे, फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दैट, तो आप पे कितनी पेनल्टी लगेगी, 5% ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जितने का भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है उसका 5% तक आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैसे रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा, तो सबसे पहले देखो आप लोगों ने एप्लीकेशन लगाई रजिस्ट्रेशन के लिए, एप्लीकेशन लगाने के 30 दिन में आपका रजिस्ट्रेशन या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। अगर रिजेक्ट होता है तो आपको क्या दिया जाएगा, ROBH, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, प्लस रीजंस बताया जाएगा राइटिंग में कि क्यों रिजेक्ट हुआ। अगर एक्सेप्ट होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उस लॉगिन आईडी पासवर्ड को चालू करके आप एक वेब पेज क्रिएट करोगे और अपनी सारी डिटेल फिल करोगे। अगर रिजेक्शन हो जाता है, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, अच्छा रेरा रिजेक्ट कर सकता है बताया ना, और लेकिन रीजन बता देगा और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे देगा, वही 30 डेज। लेकिन ऑन एक्सपायरी ऑफ 30 डेज रेरा ने ना तो एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया, तो वो डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाएगा विद इन नेक्स्ट 7 डेज। अगले 7 दिन में आपका डीम्ड रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपका प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है तो आपको ऐसे साइन मिलेगा जिसमें लिखा होगा रेरा अप्रूव्ड। वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड होगा, रजिस्ट्रेशन जब तक वैलिड होगा उसमें टाइम पीरियड लिखा होता है प्रमोटर की मैं इतने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा, जैसे 2 साल तो 2 साल के लिए वैलिड होगा, 3 साल तो 3 साल। अगर एक प्रमोटर 4 प्रोजेक्ट बना रहा है तो 4 में उसको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब अगर आप लोग एक प्रमोटर 4 प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसको 4 में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और चारों का वैलिडिटी अलग होगा, जिस हिसाब से वो बोलेगा। विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम सेपरेट बैंक अकाउंट, देखो जो भी पैसा उसको किससे मिलता है, अलॉटी से मिलता है, वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेगा और जितना जितना वो काम करता रहेगा उस काम को सर्टिफाई कराएगा अपने इंजीनियर से या फिर आर्किटेक्ट से, और फिर वो पैसा वो उतने परसेंटेज वो पैसा निकाल सकता है। मतलब जितना जितना पैसा वो अलॉटी से लेगा
पहले वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जाएगा और उस पैसे को आप लोग क्या करोगे, सर्टिफाई कराओगे कि मैंने इतना इतना काम कर दिया तो मैं इतना इतना पैसा निकाल सकता हूँ। ऑडिट ऑफ अकाउंट, प्रमोटर अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराएगा सीए से विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। जैसे आपका साल खत्म होता है, साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। सारे स्टेटमेंट अकाउंट साइन करेगा सीए, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ अगर एक प्रमोटर का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन प्रोजेक्ट बीच में रुक गया, क्यों? फोर्स मेजॉर कंडीशन। फोर्स मेजॉर कंडीशन मतलब जो प्रमोटर के कंट्रोल में नहीं है। तो क्या प्रमोटर इसमें टाइम एक्सटेंड कर सकता है क्या? एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रमोटर टाइमलाइन बना देता है कि मैं 2 साल 3 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा। कंप्लीट और हैंड ओवर करना होता है, और अगर वो ये काम नहीं करता तो उस पर पेनल्टी लग जाती है, स्ट्रिक्ट प्रोविजंस लग जाते हैं। लेकिन प्रमोटर चाहे तो अप्लाई कर सकता है एक्सटेंशन के लिए। टाइम इज फोर्स मेजॉर कंडीशन। फोर्स मेजॉर कंडीशन के केस में वो एक्सटेंशन मांग सकता है। ये इसकी रेगुलेटर की, रेरा की इच्छा है कि वो आपको एक्सटेंशन देना चाहता है या नहीं देना चाहता। ग्रांट एक्सटेंशन और नॉट, एक्सटेंशन देना चाहता है या नहीं देना चाहता। अगर देगा तो किस रीजन की वजह से देगा? फोर्स मेजॉर कंडीशन, जैसे जो आपके हाथ में नहीं है, वॉर हो गई, फ्लड हो गई, ड्रॉट हो गया, साइक्लोन, अर्थक्वेक या अदर क्लाइमेटिक। लेकिन आपको एक्सटेंशन मैक्स टू मैक्स कितने साल का मिलेगा? 1 साल के लिए। अगर आपको फोर्स मेजॉर कंडीशन में भी एक्सटेंशन देने के लिए मना कर दिया जाता है क्योंकि ये तो रेरा की इच्छा है, तो रिजेक्शन के लिए आपको एक बार रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन देने का मतलब ये नहीं है कि आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक नहीं हो सकता। आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक हो सकता है। कैसे? कंप्लेन मिल गई हो किसकी, अलॉटीज कंप्लेन कर ले कि आप लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक हो सकता है। सुओ मोटो, अगर रेरा को खुद को लगता है कि आप सही काम नहीं कर रहे हो तो आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक हो सकता है। या फिर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने आपके खिलाफ कंप्लेन कर दी कि आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो तो आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक हो सकता है। प्रमोटर ने डिफॉल्ट किया हो काम करने में, वायलेट किया हो टर्म्स एंड कंडीशन, या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और इरेगुलेटरीज की हो, तो ऐसे में आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक हो सकता है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती है? ओरल और रिटर्न, आपने कोई स्टेटमेंट बोला फॉल्सली कि हम ऐसा कर देंगे और ऐसा कर देंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। आप लोगों को अप्रूवल लेनी थी किसी अथॉरिटी की, पर आपने अप्रूवल नहीं दी। आप लोगों को कुछ सर्विसेज देनी थी पर आप लोगों ने वो सर्विसेज नहीं दी। दूसरा, परमिटिंग द पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में, न्यूज़पेपर में आपने बहुत सारी चीजें बोली थी जो अब आप लोग वो अलॉट नहीं कर रहे, तो ऐसे में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके को डिबार्ड कर दिया जाएगा। अब से आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं करोगे। सारे के सारे प्रोजेक्ट, मतलब अगर एक प्रोजेक्ट पे काम रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ ना, तो सारे के सारे प्रोजेक्ट आपको हैंड ओवर करने पड़ेंगे। लॉगिन आईडी पासवर्ड आपसे ले लिया जाएगा। आपका सारा का सारा जिस बैंक अकाउंट में आप लोग पैसा रख रहे थे वो फ्रीज हो जाएगा और आप लोग डिफॉल्टर लिस्ट में आ जाओगे। अदर डायरेक्शन भी आपको इशू किए जा सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में। रेरा स्टेट गवर्नमेंट को कौन देगा? अगर स्टेट गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट, और यूटी है तो उसकी जो भी यूटीज हो, कॉन्सिक्वेंसेज अपन पढ़ चुके हैं। एक्शन टेकन, अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अगर आपसे आपका रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो रजिस्ट्रेशन लेने के बाद उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कौन करेगा? या तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज करेगी या फिर अलॉटीज से पूछा जाएगा कि अगर आप लोग चाहो तो अपना प्रोजेक्ट खुद भी कंप्लीट कर सकते हो। नो डायरेक्शन इफ अपील, अगर प्रमोटर ने रीट के पास अपील कर दी, मतलब एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास वो चला गया, तो जब तक रीट का डिसीजन नहीं फाइनल होता तब तक आप कोई भी डिसीजन मतलब लेना। अलॉटीज का सारा पहला राइट है कि अगर वो खुद बनवाना चाहे तो वो खुद बनवा सकते हैं। यहाँ पे हमारा लगभग प्रमोटर का सब कुछ कंप्लीट होता है। अब छोटी छोटी सी बात है, जैसे रियल एस्टेट एजेंट कौन होता है? वो बंदा जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को बिकवाता है, मिडल मैन होता है, उसको रियल एस्टेट एजेंट बोलते हैं। एक रजिस्टर्ड पर्सन ही रेरा के फ्लैट्स को बिकवा सकता है, इसका मतलब रियल एस्टेट एजेंट को भी रजिस्टर्ड होना पड़ता है। प्रोसीजर क्या है? रजिस्ट्रेशन को उसको प्रिस्क्राइब फॉर्म लगाना पड़ेगा, प्रिस्क्राइब मैनर, प्रिस्क्राइब टाइम में फिल करना पड़ेगा और प्रिस्क्राइब फी मिलेगी और उस बंदे को फिर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। सेम वही बात है, अगर उसका रजिस्ट्रेशन या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। एक्सेप्ट होगा तो मिल जाएगा उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड, लेकिन अगर रिजेक्ट होगा तो उसको रीजन बता दिया जाएगा और आरओबीएच दिया जाएगा। प्रिस्क्राइब टाइम में ना तो एक्सेप्टेंस है ना रिजेक्शन है,
तो ऐसे में उसको डीम्ड रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होता तो कोई भी एजेंसी सर्विसेज नहीं दे सकता नॉन रजिस्ट्रेशन पर्सन को। अच्छा, एक रजिस्टर्ड बंदा रजिस्टर्ड को ही सर्विसेज देगा और नॉन रजिस्टर्ड बंदा नॉन रजिस्टर्ड को ही देगा। मेंटेन एंड प्रिजर्व बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। गिव ऑल द इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट टू द अलॉटीज, सारे के सारे इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स अलॉटीज को कौन प्रोवाइड करेगा? एजेंट ही करेगा, क्योंकि मिडलमैन वही है। डिस्चार्ज सच अदर फंक्शन और नॉट टू इन्वॉल्व अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसकी वजह से अलॉटीज को नुकसान हो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट। फंक्शन एंड ड्यूटी ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर की क्या क्या ड्यूटी है? सबसे पहला उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसको एक वेब पेज मिलेगा, वेबसाइट मिलेगी, लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, उसमें सारी डिटेल डाले कि उसको रजिस्ट्रेशन मिल गया या नहीं मिला। क्वार्टरली वो डिटेल्स को अप टू डेट करे, क्वार्टरली सब कुछ बताए कि कितने फ्लैट्स बिक गए हैं, कितने गैरेज बुक हो गए, ये क्वार्टरली स्टेटस आपको बताना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ अप्रूवल भी बतानी पड़ेगी कि मैंने अप्रूवल ली है या नहीं ली। प्रमोटर एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं हो। तो अगर प्रमोटर की वेबसाइट है तो उसको वेबसाइट पे भी ये सारी चीज़ें मेंटेन करके रखनी पड़ेगी और एडवर्टीजमेंट में भी बताना पड़ेगा उसको अपनी वेबसाइट का नाम। इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड टू अलॉटी, क्या देगा? सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान, स्पेसिफिकेशन देगा। बेसिक्स ये प्रमोटर की ड्यूटी। उसके बाद ऑब्लिगेशन ऑफ प्रमोटर रिगार्डिंग वर्नासिटी और एडवर्टीजमेंट, अगर प्रमोटर ने लोगों से एडवांस ले लिया, किस बेसिस पे? एडवर्टीजमेंट के या फिर प्रोस्पेक्टर एक बुकलेट आता है ना, उसके बेसिस पे एडवांस ले ली। अब अगर अलॉटीज को लगता है कि प्रमोटर ने वैसा काम किया ही नहीं है जैसा कि उसने बोला था, तो अलॉटीज प्रमोटर से कंपनसेशन मांग सकती है कि हमें इसके बदले में कंपनसेट करो, और वो अपना पैसा पूरा का पूरा विड्रॉ करना चाहिए। उनको उनका पैसा भी वापस मिलेगा, प्लस एक बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट भी मिलेगा जो एसबीआई का चल रहा है। एंट्रेंस ऑफ सैंक्शन प्लान और प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन बाय प्रमोटर, प्रमोटर को वैसे ही काम करना है जैसा कि सैंक्शन प्लान में लिखा है, लेआउट प्लान में लिखना है। अगर वो ऐसा काम नहीं करता तो ऐसे में उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। प्रमोटर मेजर अल्टरेशन नहीं कर सकता, जैसे 3 BHK फ्लैट है तो 2 BHK कर दे, लेकिन वो माइनर अल्टरेशन कर सकता है। किसकी परमिशन से? अलॉटीज की परमिशन के साथ। ऐसे में वो स्ट्रक्चर और रीजन की वजह से छोटा मोटा अमेंडमेंट कर सकता है, मेजर अल्टरेशन कर सकता है। ये चीज उसको अलॉटीज को बतानी पड़ेगी और अलॉटीज से परमिशन लेनी पड़ेगी। अलॉटीज माइनर अल्टरेशन के लिए मानती है तो आप माइनर अल्टरेशन कर सकते हो, वरना आप माइनर अल्टरेशन भी नहीं कर सकते। आपको 2/3 अलॉटीज की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप माइनर अल्टरेशन कर सकते हो, वरना नहीं करो। लायबिलिटी ऑफ प्रमोटर फॉर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, अगर आपने स्ट्रक्चर को ढंग से काम नहीं किया या फिर आपने कोई भी प्रोजेक्ट को ढंग से नहीं बनाया, तो प्रोजेक्ट बनने के बाद भी आप 5 साल तक लायबल, हैंड ओवर करने के बाद 5 साल तक के लिए उस बिल्डिंग के लिए आप लायबल। बिल्डिंग में कोई भी गड़बड़ होगी तो वो आपको बोलेंगे आपको 30 डेज में ठीक करवा के देना पड़ेगा, और ऐसा नहीं करते तो अलॉटीज खुद ठीक कराएंगे और आपसे क्या मांगेंगे? कंपनसेशन मांगेंगे। राइट्स क्या है अलॉटीज के? वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। अलॉटीज को लगता है प्रोजेक्ट सही नहीं है तो वो अपना पैसा वापस रिफंड मांग सकते हैं, साथ में इंटरेस्ट और कंपनसेशन भी मांग सकते हैं। स्टेज वाइज वो जान सकते हैं कि कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं सैंक्शन प्लान और लेआउट प्लान की। अलॉटीज अपने घर का पोजीशन भी मांग सकते हैं कि भाई हमारा घर है, हमें अब पोजीशन दे दिया जाए। ड्यूटीज क्या है अलॉटीज की? देखो, राइट है अलॉटीज के तो कुछ तो ड्यूटीज भी होगी, तो आपको सारा का सारा पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब आप लोग जो भी प्रोजेक्ट बनवा रहे हो उसका पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट में डिले करते हो तो आप प्रमोटर डिले करता है तो आप भी इंटरेस्ट मांगते हो ना, तो अगर आप पेमेंट में डिले करते हो तो आपको भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ अलॉटीज, अगर आपकी जैसे ग्रुप ऑफ अलॉटीज का ग्रुप बनता है तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। प्रमोटर अगर आपको पोजीशन दे रहा है तो आपकी भी ये ड्यूटी कि आप उस पोजीशन को लो। ड्यूटी टू पार्टिसिपेट टुवर्ड रजिस्ट्रेशन एंड कन्वेंस डीड, और रजिस्ट्रेशन में भी आप पार्टिसिपेट लो। फिर हमने एक पढ़ा था टॉपिक कि क्या बीच में प्रमोटर चेंज हो सकता है क्या, जैसे प्रोजेक्ट चल रहा है और प्रोजेक्ट में बीच में प्रमोटर चेंज हो सकता है क्या? तो प्रमोटर चेंज हो सकता है, लेकिन आपको प्रायर कंसेंट लेनी पड़ेगी 2/3 अलॉटीज की। कोई भी पुराने अग्रीमेंट्स में चेंज नहीं आएगा, जैसे पुराने अग्रीमेंट्स चल रहे बिल्कुल वैसे के वैसे चलेंगे।
इंटेंडिंग प्रमोटर, जो नया प्रमोटर है वो पुराने प्रमोटर की सारी ऑब्लिगेशन करेगा और पेंडिंग सेल जितने भी फ्लैट्स बच गए हैं उनको सेल्ड आउट करेगा। टाइम को एक्सटेंशन नहीं मिलेगा नए प्रमोटर को, और वो सारी पेंडिंग ऑब्लिगेशन क्या करेगा, पूरी करेगा नए पुराने प्रमोटर। लायबल फॉर ब्रीच ऑफ डिले, और अगर ब्रीच करा उसने कोई चीज तोड़ी या डिले करा तो ऐसे में वो लायबल है। ऑब्लिगेशन क्या है प्रमोटर की, प्रमोटर की ऑब्लिगेशन ड्यूटीज क्या है कि वो इंश्योरेंस ले बिल्डिंग पे। इंश्योरेंस दो चीजों का होता है, प्रॉपर्टी का भी और कंस्ट्रक्शन का। इंश्योरेंस का प्रीमियम वो पे करे, और इंश्योरेंस के सारे डॉक्यूमेंट सेल करने के बाद अलॉटीज को पकड़ा दे। सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेल करने के बाद अलॉटीज को हैंड ओवर कर दे। पावर टू स्टैब्लिश रेरा, अब खत्म होता है प्रमोटर्स की ड्यूटीज पावर जो कि बहुत बेसिक से थे। अब आ जाते हैं रेरा। तो मैंने आपको बताया था कि रेरा एक बॉडी कॉर्पोरेट है, और एक स्टेट में 2 रेरा हो सकते हैं और 2 स्टेट में 1 रेरा हो सकता है। रेरा में एक चेयरपर्सन बैठता है और एटलीस्ट 2 होल टाइम मेंबर बैठते हैं। चेयरपर्सन को 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो मेंबर्स है उनको 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिफरेंट फील्ड्स में। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे देखेगा कि जो भी बंदा चेयरपर्सन मेंबर बन रहा है वो खुद प्रमोटर नहीं होना चाहिए किसी भी बिल्डिंग का, वरना उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। रेरा का टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, 5 ईयर और 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर, चेयरपर्सन और मेंबर। लेकिन याद रखना ये रीअपॉइंटमेंट नहीं होता और नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। रियल एस्टेट अथॉरिटी में कौन बैठेगा, रेरा है, और ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ये वही है। रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, क्या रेरा अपने ऑफिसर्स को छोड़ सकता है, मतलब चेयरपर्सन और मेंबर क्या अपने ऑफिसर्स को छोड़ सकता है? अगर वो रिजाइन करता है तो उसको 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा रेजिग्नेशन से पहले कि मैं इस ऑफिस को रिजाइन कर रहा हूँ। अगर वैकेंसी फिल होती है फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में हमें नया पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। रिमूवल क्या होता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो रेरा को रिमूव भी कर सकते हैं अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए, कन्विक्टेड एन ऑफेंस ऑफ मॉरल टप्टीट्यूड वाला ऑफेंस हो जाए, फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल हो जाए, फाइनेंशियल इंटरेस्ट रिश्वत लेने लग जाए, और ही हैज अब्यूज हिज पोजीशन, अपनी पोजीशन का गलत यूज करे। देखो पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 को प्रूव करना बहुत मुश्किल है। तो पहले केस हाई कोर्ट के पास जाता है क्योंकि यहाँ पे स्टेट वाइज एक्ट बनता है, तो पहले केस हाई कोर्ट के पास जाता है। हाई कोर्ट जो भी डिसीजन देगा उसके बाद फाइनल होगा। बाकी सारे केसेस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्ट निकाल देता है। निकालने से पहले ROBH दिया जाएगा। वैकेंसी का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो पहले डिसीजन दिए वो इनवैलिड हो जाएंगे, वो वैलिड ही रहेंगे जो उन्होंने पहले डिसीजन दिए। रेस्ट्रिक्शन ऑफ चेयरपर्सन आफ्टर सेसेशन, अगर आप लोग ऑफिस छोड़ते हो तो आप किसी भी ऐसी कंपनी में ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली अपॉइंट होगे जिसका केस आप लोग हैंड ओवर कर रहे थे। लेकिन वही बात है अगर गवर्नमेंट है वो तो उनका आप लोग ले सकते हो, मतलब जैसे कि गवर्नमेंट वगैरह के अंडर तो आप अपॉइंट हो सकते हो। फंक्शन क्या है रेरा का, रेरा के भी कुछ फंक्शन है, जैसे कि आपको सारा डेटा मेंटेन करना पड़ेगा कि डिफॉल्टर प्रमोटर क्या है, उनकी फोटो, कौन कौन रियल एस्टेट एजेंट है, और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट है जिसके लिए रिजेक्शन अप्लाई हो चुका है। रजिस्टर एंड रेगुलेट प्रोजेक्ट एंड एजेंट, प्रोजेक्ट्स को और एजेंट को, मतलब प्रमोटर को और एजेंट को रजिस्टर करने का काम भी रेरा का है। सारे के सारे इस एक्ट से रिलेटेड कंप्लायंसेस भी कौन करवाता है, रेरा कराता है। एडवाइस करता है, रिकमेंड करता है कि कैसे हमें और ग्रोथ लानी चाहिए इस एक्ट में। पब्लिश एंड मेंटेन वेबसाइट एंड वर्ड पब्लिशिंग ऑफ ऑल प्रोजेक्ट, सारे प्रोजेक्ट्स की वेबसाइट्स को भी ये ध्यान देता है कि सारे प्रमोटर ने वेब पेज वगैरह बनाया या नहीं बनाया। वही मैं आपको बता चुकी हूँ, रेरा 1 साल में बनना चाहिए, जैसे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आए तो 1 साल में रेरा बन जाएगा। रेरा से अगर आप परेशान हो तो आप रीट के पास जा सकते हो। रीट के पास कितने दिन में जाओगे, 60 डेज में। रीट दोनों पार्टीज को बुलाए, डिले है तो चलता है अगर कोई रीजन है, वैलिड रीजन है। रीट दोनों पार्टीज को बुलाएगा और दोनों पार्टीज को बुलाने के बाद क्या देगा, अपना डिसीजन देगा विदिन 60 डेज में। इफ विदिन 60 डेज में रीट सॉर्ट आउट कर देगा। लेकिन अगर रीट को डिले होता है तो कोई एप्रोप्रिएट रीजन की वजह से वो डिले भी कर सकता है। अगर आप रीट के पास जाते हो तो कौन जाएगा, पर्सन जाएगा। पर्सन खुद अवेलेबल नहीं है तो उसका CA जाएगा, CS जाएगा, CMA जाएगा, ठीक है, या फिर लॉयर जाएगा। रीट से डिससेटिस्फाइड हो तो हाई कोर्ट के पास जाओगे। वही कॉम्पिटिशन एक्ट वाली बातें चल रही है। प्रमोटर मैं आपको बता चुकी, वही बंदा जो कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाता है उसको प्रमोटर बोलता है।
आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया हो। 5 to 6 आवर्स का चैप्टर अगर आपको हाफ आवर में मिल रहा है तो और क्या चाहिए। अच्छे से तैयारी करो, अपनी एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।